बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी है आज वीडियो नंबर 7 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी की मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट कहता हूँ कि इसमें आपके एमडी कैट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे। टेबल से आपको पता चल रहा है कि इसमें से आपके बायोलॉजी के 88 एमसीक्यूज़ आएंगे, फिर केमिस्ट्री के 58, फिजिक्स के थोड़ा से कम आएंगे 44, और इंग्लिश के आपके पास होंगे 30। तो इम्पॉर्टेंट के लिहाज से बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आज आपको बताते हैं कि आपका जो स्कूल में जो सिलेबस था वो तो हो सकता है उसमें 10, 12, 15 इस तरह के चैप्टर्स होते हैं, लेकिन एमडी कैट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक कंटेंट्स है, इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपके पास है सेल बायोलॉजी, उसके बाद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में जिस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक है माइक्रोबायोलॉजी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद इकोसिस्टम है, एवोल्यूशन है और जेनेटिक्स है। इन चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है सेल बायोलॉजी। इसमें आते हैं आपके पास एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल प्लांट सेल के मुख्तलिफ हिस्से, सेल वॉल कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस वगैरह। जितने डिटेल में जाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी वो सेल्स जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिनका नहीं होता। इनमें किस किस्म के जानवर या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में आपके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितना आप डिटेल से जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो चंद मोटे मोटे आपके बड़े बड़े डेफिनेशन हैं। इस चैप्टर इस यूनिट के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल में का डिफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पर प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में नहीं है। इस तरह प्लास्टिड्स हैं, इस तरह के और इस तरह के डिफरेंसेस हैं। वो क्या क्या है, अगर आप उसका आपको पता हो तो बेहतर होगा, आपके लिए एमडी कैट में आसानी होगी। उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक विद यूकैरियोटिक सेल्स। इसका स्ट्रक्चर आप छोटा सा गूगल पेज खोल ले, आप उसमें से इमेजेस खोल लें, आपको इतने सारे आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द टर्म्स। डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं, एंड एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जाहिर बात है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में है, जिसमें से कुछ मटेरियल गुजर सकते हैं, कुछ नहीं गुजर सकते। इसके लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा है, वो आप लाजमी आपने देख कर जाना है। उसके बाद हमारे पास है आउटलाइन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या है, इसका शेप क्या है, ये प्लांट सेल में कहाँ होता है, एनिमल सेल में कहाँ पे होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, आपका जो एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है सेल का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं। सेंट्रियोल्स हैं जो आप पास सेल डिवीजन में मदद करते हैं। राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन। उसके बाद है पेरोक्सिसोम्स हैं, उसके बाद ग्लाइक्सिसोम्स हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटन है, लाइसोसोम्स हैं। डिटेल से कम से कम आपके बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बात है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जिस्म के अंदर कुछ वो मोटे मोटे हैं, आप काफ़ी अर्से से आप पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पे आपने डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं जो कि फैट प्रोड्यूसिंग फैट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, और एंजाइम्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इनका डेफिनेशन पता होना चाहिए। मोनोमर किसे कहते हैं, पॉलीमर किसे कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और इसके अलावा जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मुख्तलिफ किस्में, उसमें आती हैं मोनोसैकेराइड्स आती हैं, ओलिगोसैकेराइड्स आती हैं, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज शामिल हैं। अच्छा, नहीं आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, और इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसम में वो किस लिए होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। आते हैं लिपिड्स पे। इसमें अब सबसे पहले आपके पास है एसाइल ग्लिसरॉल
उसके बाद वैक्सेस हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, टर्पेनोइड्स हैं और उनके फंक्शन। ये बड़े बड़े टर्म्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा अगर आप किसी के मेडिकल डिक्शनरी में देख लें या किसी मोबाइल एंड्रॉयड तो हर बंदे के पास होता है, तो आप सिर्फ उसमें देख लें, गूगल में आप कर लें डेफिनेशन, उसी वक्त आपके पास आ जाएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका डेफिनेशन तो आपने रटना है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई शक ना हो। चंद ही डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद आप कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। और डीएनए का सबको पता है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर कैसे काम करता है, इसका कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनता है। आपने वो सीढ़ी सी देखी होगी, वो ट्विस्टेड सी सीढ़ी देखी होगी आपने, ठीक है, उसमें आपके रंग्स बनते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन से, और साइडों पे आपके जो भी कंपाउंड हैं आप देख लें। उसके अलावा आरएनए के मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, आरएनए किस तरह होता है, उसमें फिर मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है, और ये दूसरा वाला। एंड देयर फंक्शन इन द सेल, सेल में इनका काम क्या है। डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम क्या होते हैं आपको पता है, मुख्तलिफ कैटालाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए खुद ये चेंज होते नहीं हैं, दूसरे कंपाउंड को तोड़ने मरोड़ने और बनाने के काम आते हैं। तो एंजाइम के सेल में काम क्या है, इनकी खुसूसियात क्या हैं, दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में आपके जो एंजाइम्स हैं इनकी खुसूसियात क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कोएंजाइम्स, कोफैक्टर और एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सारे उनके फंक्शन हैं। उसके बाद एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम्स। एक्सप्लेन द मोड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम काम कैसे करते हैं, जो आपको पता है, जिससे एंजाइम के साथ बनता है मॉलिक्यूल, उसके बाद एंजाइम कोएंजाइम वो सबस्ट्रेट बनता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, कौन से पीएच पे ये सही काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे। मैदा एसिडिक है, ठीक है, उसके आगे जो भी आपका अल्कलाइन जो भी माहौल होता है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन का ये जो एंजाइम का रिएक्शन है, उस रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम के अमल करने के ऊपर इन चीज़ों का क्या असर होता है। ये चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, ये अगर कम होगी तो कम होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास इरिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर किसी रिएक्शन को रोकने वाले, उसको कम करने वाले, ये सब मेरे ख्याल में आपको एक ही चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये करें कि पूरे जो आपका जो है चैप्टर है, चैप्टर की मिसाल एक समंदर की से है, तो समंदर में उतरने से पहले ये छोटे मोटे डेफिनेशंस है ना, अक्सर ये बुक के एंड पे भी लिखी होती हैं, जो आपकी ग्लॉसरी वगैरह होती है, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। आप गूगल पे भी आपको स्ट्रेट अवर्ड इनका जो है आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। पहले डेफिनेशन पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर वाले समंदर में आपने छलांग लगानी है, ठीक है जी। ये आपका हो गए बायोलॉजी का पहला आपका वीडियो। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। ये हमने सिर्फ 2-3 यूनिट के आपको बता दिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमसे पूछ सकते हैं। इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमें ही नहीं आता, किसी और से पूछ लेंगे, इंशाल्लाह आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हम आपके कामयाबी के लिए दुआगो हैं MD कैट एग्ज़ाम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।